ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, ये जो वर्ड तुम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, इसका यूज तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट में, चाहे वो इक्वेशन, इससे अगला जो चैप्टर है तुम्हारा वो इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें इसका वर्ड का बहुत ही ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा। और तो और आगे फैक्टराइजेशन वगैरह जितने भी चैप्टर है, उन सभी में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज किया ही जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है, उसे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो, अलजेब्रिक जो है वो एक मतलब अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वर्ड है। और अलजेब्रिक का मतलब जो है, जितना भी हम लोग अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर लिखते हैं उसको दर्शाने के लिए है। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब वो किसी मतलब दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज के साथ जब मैथमेटिकल टर्म में एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाता है, तो उसके साथ जब बनता है पूरा एक स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक, तो उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। जैसे इसका ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होता है, एक बार सुन लो, उसके बाद डेफिनेशन यहाँ लिख दूंगा और उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरी सॉरी टर्म्स को जब हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अटैच करते हैं, तो जो ऑपरेशन है हमारा मैथमेटिकल, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, ठीक है। जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा टर्म को इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अटैच करते हैं, तो जो वैल्यू हमारा निकल कर आता है वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब देखो, ये तो हो गई बोलने वाली बात। अब बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है, उसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया है जो तुम्हारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो तो तुम्हें मालूम होना ही चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल आखिर कहते किसको हैं। तो कांस्टेंट हम लोग उस वैल्यू को बोलते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब कि वैल्यू जो है, जैसे 3 और 4 जो है, ये वैल्यू हम लोगों ने लिखा है, तो इसका न्यूमेरिकली वैल्यू फिक्स्ड है। अगर इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 ही आएगा। अगर तुम कहोगे कि 3 को हम लोग 5 मान ले रहे हैं और 4 को हम लोग 8 मान ले रहे हैं, तो ये वैल्यू हो ही नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है हमारा न्यूमेरिकली फिक्स्ड है, इससे चेंज नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और वहीं पे जब वेरिएबल की बात की जाती है, तो वेरिएबल का जो मतलब वैल्यू होता है वो वैरी करता है। यानी उसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है उसका वैल्यू आ सकता है। और है ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। जब सिंबल जो है अलग अलग जगहों पे न्यूमेरिकल वैल्यू उसका अलग दिखाता है, तो उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। कुछ समझ में आया? ये जो दो क्वांटिटीज है अलजेब्रा में, वो तुम्हें बहुत ही हद तक मालूम होना चाहिए कि इसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, तो जो तुम फॉर्मूला देखते हो 4 इंटू साइड स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू साइड, ये तुम्हारा स्क्वायर का फॉर्मूला है पेरीमीटर का, ठीक है। तो स्क्वायर का जब पेरीमीटर 4 इंटू साइड लिखते हो, तो इस केस में जो 4 है तुम्हारा, वो एक कांस्टेंट है, जबकि साइड जो है वो हमारा वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे, ये तो वैल्यू हो गया हमारा पेरीमीटर का। तो कांस्टेंट हमारा 4 है, ये हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग स्क्वायर का जो साइड हमारा आएगा, उस केस में पेरीमीटर का भी साइड जितना मेजरमेंट होगा वो हमारा अलग अलग आएगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो वेरिएबल होता है हमारा, उसका वैल्यू जो है वो वेरी करता है, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग आता है। जैसे ये हमारा मान लो एक छोटा सा स्क्वायर था, अब यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्वायर मैंने ले लिया, तो इस केस में जो वैल्यू हमारा निकल कर आएगा वो हमारा अलग आ जाएगा। समझ में आया? जब साइड निकलेगा अलग, तो उसका पेरीमीटर अलग आना ही है। उसी तरीके से अगर तुम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का देखोगे, जिसमें वैल्यू हमारा एक रेडियस होता है, और उसका फॉर्मूला जो हम लोग देखते हैं C = 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस C = 2 पाई आर। तो उस केस में जो 2 पाई देखते हो, यहाँ पे 2 और पाई, पाई का वैल्यू जो है 22/7 लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जबकि अगर आर जो है अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग होगा, और उस केस में जो हमारा सरकमफ्रेंस निकल कर आएगा वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो वेरिएबल वैल्यू होता है, उससे हमारा जितना भी वैल्यू आएगा वो हमारा वैरी करेगा। तो ये सरकमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट और कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जिस तरीके से मैंने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। A combination of constant and variable connected by sum of all the four fundamental operation plus minus में गुना और भागा is called algebraic expression। यहाँ पे भागा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे ये हमारा कांस्टेंट हो गया और ये हमारा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल को हम लोग अल्फाबेट
कैरेक्टर से दर्शाते हैं, ठीक है। जितने भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर तुम देखते हो उन सभी को से हम लोग जो है वेरिएबल वैल्यू को दर्शाते हैं, ठीक है। और जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर देखते हो वो सारे के वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट वैल्यू से दर्शाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो जरा, कह रहा है कि जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर कर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ लाते हैं, तो जैसे 5x हो गया, प्लस में 3x हो गया, ये वैल्यू जो है हमारा एक अलग ही रूप ले लिया है, ठीक है। 3x + 5 जो तुम देख रहे हो, मान लो ये वैल्यू, तो ये जो है अलग वेरिएबल के साथ अलग कांस्टेंट, अलग कांस्टेंट के साथ अलग वेरिएबल, ये दो कॉम्बिने जो है दो टर्म, इसे हम लोग टर्म बोलेंगे। देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिले हुए जो भी मतलब बनता है हमारा एक स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे 3 और x तुम देख रहे हो ना, तो इस केस में तुम्हारा कांस्टेंट और इस केस में वेरिएबल, तो ये दोनों जब आपस में आकर मिल गया तो ये वैल्यू तुम्हारा बना लिया क्या, टर्म बना लिया। इसको हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये टर्म से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, ये मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है, किस तरीके से समझना है। पहले ये समझो, जब दो या दो से ज़्यादा टर्म प्लस माइनस गुना और भाग के साथ कंबाइन होते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि अगर लीनियर इक्वेशन किसी भी वैल्यू के इक्वल में आ जाए तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी वैल्यू के इक्वल गिवन दे दिया जाए तो वो हमारा इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है। समझ में आया। अब देखो, टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है प्लस और माइनस के साथ अलग किया जाता है तो उनके टर्म को हम लोग टर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ये एक एक्सप्रेशन ले लिया है, इसमें टोटल 3 जो है टर्म है। कौन कौन से टर्म है, मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल मिलकर जो है वो हमारा क्या करता है, टर्म बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर तुम देखोगे 3x है, 4x² y है। अब देखो, तुम कहोगे कि 5 जो है सर उसमें तो वेरिएबल हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, केवल कांस्टेंट है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें एक्सपोनेंट एंड जो चैप्टर मिलेगा पावर एंड एक्सपोनेंट करके, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें मालूम चलेगा कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमें 1 देता है, ठीक है। तो 5 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 × 1, और 5 की जगह पे तुम एक्स सॉरी एक 1 की जगह पे x का पावर 0 लिख सकते हो। तो देखो, तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों तुम्हें दिख रहा है। तो इस तरीके से दर्शाया जाता है किसी भी जो भी हमारा टर्म होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं कांस्टेंट टर्म। समझ में आया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले समझ जाओ। तो ये टर्म का कॉन्सेप्ट समझ गया ना, इसमें जितना भी तुम्हें दिखेगा प्लस माइनस से कनेक्टेड वो सारे के सारे टर्म होते हैं, ठीक है। और जो जो टर्म तुम्हें निगेटिव में देखने को मिलेगा उसे निगेटिव में ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 3x जो है माइनस के साथ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कनेक्टेड है, तो यहाँ -3x जो है वो हमारा अलग टर्म हो गया। तो इस तरीके से इसमें 3 टर्म है। उसी तरीके से ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें 4 टर्म्स हैं। अगर तुम उनका नाम देखने जाओ तो 7x² माइनस में 5xy है, फिर एक्स सॉरी जेड स्क्वायर सॉरी y² z है, माइनस में 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तुम एग्जांपल देख सकते हो। अब देखो, जैसा कि तुमने पहले वाले केस में देखा कि 3 टर्म थे, दूसरे वाले टर्म में देखा 4 टर्म थे, तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होगा तो उसे हम लोग मोनोमियल नाम दे दिए हैं। समझ में आ गया। मोनोमियल देखो क्या होता है, केवल एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिला हुआ जो टर्म हमारा बनता है वो हमारा मोनोमियल बनता है। जैसे इसमें जितना भी टर्म तुम देखोगे, जैसे 5x है, 2xy है, माइनस में 3a² b है, माइनस में 7 है, ये सारे जो है मोनोमियल है, केवल एक टर्म। और देखो, बायनोमियल का मतलब होता है कि दो टर्म को हम लोगों को बताना है। तो जो भी तुम टर्म देखते हो जो भी, जैसे कि 3a और प्लस में अगर 4b कर दिए तो यहाँ पे एक टर्म आ गया, यहाँ पे एक टर्म हो गया। और ये जब भी तुम देखना कि किसी वैल्यू जो है दो वैल्यू प्लस या माइनस में कनेक्टेड है तो सीधा तुम कह देना कि वो बायनोमियल है। समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखना चाहें तो ये तुम देख सकते हो, ये सारे एग्जांपल हैं इनके। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है कि उसमें 3 टर्म जो है कंटेन किए हुए होगा, ठीक है। जैसे कि अगर तुम उसे पहचानने का तरीका जानना चाहते हो तो कोई भी 3 टर्म जो है दो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो जो है या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव देखने को मिलेगा तो उसे तुम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया नहीं बोला है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि 2x + 3y+ में 5 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 3 टर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ वही केस माइनस के लिए भी होता है, लेकिन अगर हम लोग 2x × में 3y+ में 5 कर दिया तो ऐसा देखने में लगेगा कि यहाँ पे तो 3 टर्म हो गया, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो दो टर्म है हमारा वो एक ही टर्म बन जाएगा जो कि 6xy होगा।
तो इस तरीके से 6xy प्लस 5 बच जाएगा, जो कि दो ही टर्म को शो कर रहा है। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला टर्म नहीं बताया है। केवल प्लस और माइनस में अगर तुम्हें दो देखने को मिलेगा, मतलब दो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो प्लस या फिर माइनस देखने को मिलेगा, तो वो जो है ट्राइनोमियल होगा। और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, तो वो बाइनोमियल होगा। ठीक है। और वही काम जो है क्वाड्रिनोमियल के लिए भी होता है। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चार टर्म होगा उसे हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल तुम देख सकते हो। अब देखो पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। ये तुम जितने भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल देखे, ये सभी कोई को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कह रहा है कि टू और मोर देन मोर टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म, जब भी कोई एक्सप्रेशन दो या दो से ज्यादा टर्म्स को कंटेन किए हुए होता है, तो उसे हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है। तो पोलिनोमियल का अगर तुम वीडियो नहीं देखे हो 7th क्लास में, तो 7th क्लास में तुम्हें पोलिनोमियल का जो चैप्टर है उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया गया होगा। ठीक है। 8th क्लास में तुम्हें पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा। 9th क्लास में बताया जाएगा कि पोलिनोमियल का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, और पोलिनोमियल में आखिर क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है। तो 9th चैप्टर में जो है, सॉरी 9th क्लास में जो है, तुम्हें प्रॉपर एक पोलिनोमियल का चैप्टर ही देखने को मिलेगा, सेकंड चैप्टर। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से पोलिनोमियल चैप्टर को समझाया है। अगर तुम उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरा जो 9th क्लास वाला चैनल है उसमें जाकर तुम सेकंड चैप्टर को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल तुम अभी 7th लेवल पे हो, तो तुम्हें यही सभी जो टर्म है, ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। यहाँ तक तो तुम्हारा क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इसके आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब आते हैं और इसका वन बाय वन जो भी हमारा डेफिनेशन है, जो भी इसके बारे में जानना है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले है कि फैक्टर आखिर होता क्या है। तो देखो फैक्टर तुमने पहले पढ़ा था, जैसे कि अगर 6 का फैक्टर हमें लिखना है तो 1, 2, 3 और 6, ये हम लोग बोलेंगे कि 6 का फैक्टर है। वैसे वैल्यू जो 6 को पूरी तरीके से काट देगा वो 6 का फैक्टर होगा। ठीक है। डिविजिबल होगा वो 6 का फैक्टर होगा। तो ये हम लोगों ने न्यूमेरिकली बेस्ड पे पढ़ा था फैक्टर के बारे में। लेकिन जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में बोलते हैं, तो जितने भी टर्म होते हैं वो सभी जो है प्रोडक्ट किए हुए होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का, और वही हमारा फैक्टर भी कहलाता है। जैसे 5x ये वाला वैल्यू हो गया, इसको हम लोग अब फैक्टर बोलेंगे। ठीक है। जब भी हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो उसे टर्म तो बोलेंगे ही, लेकिन उसे फैक्टर भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है दो तरीके का फैक्टर निकल कर आ जाता है। अगर वैल्यू हमारा केवल 5 रहता है तो उसका अगर हम लोग बोलते हैं नाम, तो वो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाता है। समझ में आया। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है, यानी अगर हमारा केवल 5 रहता है वैल्यू, तो वो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर होगा। और वहीं पे हमारा जो वैल्यू 5 इंटू एक्स देखने को मिल रहा है तुम्हें, वो वेरिएबल फैक्टर कहलाता है। और उसको हम लोग जो बोलते हैं लिटरल फैक्टर बोलते हैं। समझ में आया। जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग लिटरल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर इन दैट टर्म। कह रहा है कि जितने भी टर्म होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कोई सा भी फैक्टर उठाकर देख लो जिसमें हमें साइन जो है टर्म का, वो हमारा कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। जैसे कि तुमने ये लिटरल फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर के बारे में समझ लिया, तो जैसे ही तुम कोई टर्म उठाते हो उसमें तुम्हें जो है देखने को मिलेगा एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो जो कांस्टेंट है तुम्हारा, वो जिस भी साइन के साथ होगा वो तुम्हारा कोएफिशिएंट हो जाता है अदर फैक्टर के, यानी ये वेरिएबल फैक्टर का वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर लेकर हम लोग समझना चाहें, तो पहला केस में तुम देख सकते हो 5xy है। तो अगर हमें केवल बोला जाए कि x का हमें कोएफिशिएंट बताना है, तो x को छोड़कर जितने भी टर्म यहाँ पे, जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट और वेरिएबल बचा हुआ दिखेगा, वो वैल्यू तुम्हारा जो है कोएफिशिएंट हो जाएगा x का। समझ में आया। तो x हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया तो बचा हमारा 5y। तो 5y हमारा जो है x का कोएफिशिएंट हो गया। उसी तरीके से y का अगर कोएफिशिएंट देखे तो y को छोड़ देंगे और बचा हुआ टर्म को लिख देंगे, तो 5x। इस तरीके से समझ गए। ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट का डेफिनेशन था उसे मैंने समझा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारे आर्यस अग्रवाल बुक से ही मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को उठाया है, तो ये बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। कह रहा है -6ab है। अगर हमें a का कोएफिशिएंट लिखना है तो माइनस में 6b हो जाएगा, और b का लिखना है तो माइनस में 6a हो जाएगा। माइनस में अगर y हमें केवल दिया हुआ है, अगर y का हमें कोएफिशिएंट बताना है, तो y इंटू हम लोग अगर -1 करेंगे तब जाकर वैल्यू हमारा माइनस में y होगा। ठीक है। तो -y जो है, अगर हम लोग केवल y का वैल्यू जो है उसका कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो -1 जो है उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से टर्म a जो देख रहे हो तुम, कांस्टेंट टर्म a, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर नोन एज कांस्टेंट टर्म। जिस भी टर्म या फैक्टर में तुम्हें लेटरल फैक्टर देखने को नहीं मिलता है, यानी वेरिएबल का केस तुम्हें नहीं देखने को मिलता है, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये वैल्यू अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो अब थोड़ा सा एग्जांपल इसके ऊपर देख लो। क्या है एग्जांपल सर? तो एग्जांपल देखो, कह रहा है इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तुम्हें ये वैल्यू दे दिया
अब दे दिया कि तुम्हें कांस्टेंट टर्म जो है वो -3 है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि कांस्टेंट टर्म कौन है, तो सीधा देखना कि किसके साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो जो वैल्यू तुम्हें दिखेगा वही तुम्हारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जो है वो जिस साइन के साथ होगा उसी साइन के साथ उसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो टॉपिक निकल कर आता है हमारा, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म में इसका डेफिनेशन देखने जाओगे तो लिखा हुआ है, इन ए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स। कहने का मतलब है कि जब तुम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में जानने जाते हो, तो उस टर्म में बताया जाता है कि जिस भी टर्म के पास सेम लिटरल फैक्टर हो, यानी सेम वेरिएबल हो, जैसे कि 5x प्लस में अगर 3y दिया हुआ है, प्लस में 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे x वाला टर्म है और यहाँ पे x वाला टर्म है, तो ये जो टर्म है ये लाइक टर्म्स हो जाएगा, समझ में आया। और वहीं पे जो 3y है वो हमारा अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि जब भी तुम्हें दिखेगा कि सेम लेटरल फैक्टर की बात की जा रही है, तो वो सेम वेरिएबल की बात की जा रही होगी, और उसको हम लोग एक साथ लाकर जो भी हमें प्लस माइनस करना होगा उसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक निकल कर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, हमें एडिशन करने के बारे में बताया जा रहा है। तो सेम जो अभी मैंने कांस्टेंट टर्म और ये सभी फैक्टर वगैरह, लीनियर फैक्टर, ये सभी जितना भी बताया कि लिटरल फैक्टर होता है कांस्टेंट टर्म, या फिर मैंने बताया लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में, उसका यूज करके यहाँ पे सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे तुम्हें जो है सॉरी 3 टर्म दे दिया गया है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, और उससे बोला जा रहा है कि ऐड करके बताइए। तो रिक्वायर्ड सम करने के लिए हम लोग तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखो, जितने भी तुम्हें लाइक टर्म्स देखने को मिलेगा उसे हम लोग एक तरफ ला लेंगे, और अनलाइक टर्म को एक साथ ला लेंगे, और उसे हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। तो जो वैल्यू हमारा निकल कर आएगा वो उसके लिए रिक्वायर्ड सम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे जो भी हमारा टर्म है वो है हमारा एडिशन। तुमने देख लिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है सब्सट्रैक्शन भी सेम उसी तरीके का होता है, केवल जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे माइनस का साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पे ऐड करना था, और वहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और जब हम लोग लाइक टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो जितने भी उसके कोएफिशिएंट्स होंगे वो सभी हमारा जो है बचा हुआ टर्म जितना भी रहेगा उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट होगा तो उसे भी यहाँ पे लिखकर हम लोग समझ जाएंगे। चलो पहले लिखते हैं और उसके बाद उसका देखते हैं क्या। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सब्सट्रैक्शन से छोटा सा टॉपिक है, पहले ही तुमने बहुत इस सब के बारे में जान लिया है एडिशन वाले एक टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना होता है। द डिफरेंस ऑफ टू लाइक टर्म्स इज ए लाइक टर्म हुज कोएफिशिएंट इज डिफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टू लाइक टर्म। कहने का मतलब है जब भी हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोला जाता है, तो हम लोग लाइक टर्म्स वाले को एक तरफ लाते हैं और उसे डिफरेंस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हमारा, या फिर कहें हम लोग कोएफिशिएंट होता है, वो हमारा घट जाता है, और वो जो दो लाइक टर्म्स था उसका हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा कोएफिशिएंट के रूप में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर के टर्म में है, ये जो है 4x² माइनस में 6x² देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स स्क्वायर से घटाना नहीं है, हम लोगों को इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से घटाना है। तो 4 माइनस 6 इंटू में हम लोग एक्स स्क्वायर रहने देंगे, यहाँ पे -2x² हो जाएगा हमारा। निकल कर आंसर कितना आया, माइनस में 2x²। तो तुमने क्या देखा, जब भी हम लोग घटाते हैं तो दो लाइक टर्म्स के बीच में जब भी घटाव होता है तो उसके कोएफिशिएंट जो है घट जाते हैं, ठीक है। और जितना न्यूमेरिकल वैल्यू अंत में बचता है वही उस दोनों लाइक टर्म्स के हमारा सब्सट्रैक्ट हुआ वैल्यू रहता है। समझ में आ गया। अब रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो देखो, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन टू बी सब्सट्रैक्टेड एंड देन ऐड। कह रहा है सबसे पहले, जैसे कि तुम देखते होगे पहले भी तुमने ये सभी बारे में जान रखा होगा, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन टू बी सब्सट्रैक्टेड एंड देन ऐड। कह रहा है जैसे कि x+2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट करना है x माइनस में ले लो 3 के। तो सबसे पहले कह रहा है चेंज द साइन, यानी ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से ये x+2 माइनस में x प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इसे कैंसिल आउट कर देगा और ये वैल्यू अब ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा बन कितना गया, 5 बन गया। तो जब भी हम लोग एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो उस केस में पहले साइन चेंज हो जाता है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट होने वाला होता है तो सब्सट्रैक्ट होगा, और जो भी बचा हुआ वैल्यू ऐड में होगा वो ऐड होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा रूल क्या कह रहा है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब सब्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो उस केस में। अब बचा हुआ जो वही कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन के केस में। यहाँ पे तुम्हें बुक में डिवीजन के केस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन डिवीजन के केस में भी वही सारी चीजें होती हैं जो मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में बताने वाला हूँ। तो जरा ध्यान से सुनना कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर आता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केसेस में जितने भी तुम्हारे टर्म्स हैं, वो उसमें से पहला टर्म तो है कि मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल के टर्म्स के साथ किस तरीके से होता है। तो पहले ये टर्म जान लो, उसके बाद बायनोमियल वाला भी समझेंगे कि बायनोमियल अगर दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो उसे हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो सबसे पहले देखो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हें क्या क्या करना है। बिफोर टेकिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेट अस लुक एट द टू सिंपल रूल। सिंपली अगर तुम्हें कोई दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करने से पहले ये दो रूल के ऊपर पहले नजर डाल लेते हैं। और है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स with like signs is positive and the product of two factors with unlike sign is negative। अगर दो जो टर्म दिया है तुम्हें या फिर जितने भी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कहा जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए, तो अगर उसका साइन जैसे कि पॉजिटिव और एक्स इंटू पॉजिटिव में एक्स रहे, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव सेम साइन साइन का हो गया, तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, समझ में आ गया। और वहीं पे अगर तुम्हें निगेटिव में कोई एक वैल्यू दे दे और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव में दे दे, तो वो वैल्यू जो है तुम्हारा वो निगेटिव में वैल्यू देगा, समझ में आया। और जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव का वैल्यू देखे हो उसी तरीके से माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव में ही आंसर देगा। तो ये वैल्यू तुम्हें पहला नंबर रूल बता रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, इफ ए इज एनी वेरिएबल एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर देन ए का पावर एम एन टू ए का पावर एन जो है हमारा वैल्यू वो ए एम प्लस एन होगा। देखो समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए कोई भी वेरिएबल है और एम और एन जो है उसका पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। जैसे कि ए का पावर हम लोगों को एम दिया हुआ है, इन टू में दिया हुआ है ए का पावर एन। तो जैसे ही तुम्हारा बेस सेम होता है पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो है एम प्लस एन हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इफ ए इज एनी वेरिएबल एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। वही केस यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि अगर जैसे कि एक्स का पावर 3 है और इंटू में एक्स का पावर 5 है, तो जब बेस सेम हो गया तुम्हारा एक्स का पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा जो कि बना लेगा एक्स का पावर 8। यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना है। दो रूल तुम समझ गए, सेम साइन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर एक साइन अलग होगा तो निगेटिव साइन देगा, ठीक है। यानी लाइक टर्म्स वाले वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा और अनलाइक टर्म्स वाले अनलाइक साइन वाले वैल्यू निगेटिव वैल्यू देगा। कोई भी वेरिएबल दिया रहेगा पावर में एम और एन दिया रहेगा अगर सेम वेरिएबल का, तो वो वैल्यू जो है उसका पावर में ऐड हो जाता है। ये वैल्यू मैंने समझा दिया। अब देखो जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल जो है उसमें क्या रूल है, कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोएफिशिएंट। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोएफिशिएंट। ये बात वही लिखा हुआ है कि दो कोएफिशिएंट जो है जैसे कि दो मोनोमियल की बात की गई है, तो यहाँ पे समझो कह रहा है कि जैसे कि मान लो 5 है और इंटू में 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इनके बीच में जो ये कोएफिशिएंट तुम्हें दिख रहा है ये x का पावर 0 का कोएफिशिएंट है और ये हमारा x का पावर 1 का कोएफिशिएंट है। तो ये दोनों के कोएफिशिएंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोएफिशिएंट। किसी भी दो मोनोमियल का प्रोडक्ट हम लोग अगर देखने जाते हैं तो उस केस में केवल उसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारा उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे 25x निकल कर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग सेकेंड रूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इन द गिवन मोनोमियल। देखो यहाँ पे मान लो 5x दिया हुआ है और इंटू में 5x दिया हुआ है, दोनों जो है मोनोमियल टर्म है, ठीक है, और दोनों में वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसका जो वैल्यू है हमें वो बता रहा है कि इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारा इक्वल होगा जो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, वो उसके इक्वल और कोएफिशिएंट का जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उसके इक्वल। तो ये हमारा वैल्यू जो है वो बन जाएगा 25x², ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर रूल बोला है वो इस तरीके का है, x इंटू 5x रहेगा, ठीक है। तो दोनों में वेरिएबल है तो ये जो वैल्यू है हमारा ये हमारा जो है वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा जो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे हमारा x² तो वेरिएबल हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद, और जो बच गया हमारा वो कोएफिशिएंट है 5, तो वो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन है मोनोमियल के बीच में उसके दोनों रूल को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी रूल को हम लोग बढ़ाते हुए 2 और 3 मोनोमियल के टर्म्स के साथ भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब मोनोमियल का तो तुमने देख लिया, अब बारी है बायोनोमियल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का टर्म क्या होता है। जैसे यहाँ पे समझो अगर तुम्हें दिया हुआ है 2x प्लस 3 इंटू में दिया हुआ है 5x प्लस 4, तो देखो ये वैल्यू जो है ये पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा और यही वैल्यू जो है दूसरे टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे है साइन तो प्लस दे देना, उसके बाद 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और वापस से 3 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बायनोमियल का, ठीक है। तो उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग अगर दो मोनोमियल के बीच का मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाने, उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि अगर मोनोमियल और बायनोमियल के बीच में मल्टीप्लिकेशन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में दिया रहे तो देखो किस तरीके से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन तुमने पढ़ रखा है, सेम केस तुम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई कर दो। जो भी तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार इसमें लगा देना है। जैसे कि 4
पी एक्स तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है मोनोमियल टर्म, और क्यू प्लस आर दिया हुआ है बाइनोमियल टर्म। तो ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यही वैल्यू तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। और दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, तो ये वैल्यू हमारा इस तरीके से जो है मोनोमियल और बाइनोमियल के बीच में मल्टीप्लिकेशन करने का बताता है टर्म किस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे टू बाइनोमियल के टर्म में हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे पहला बाइनोमियल और दूसरा मोनोमियल हमें देखने को मिल गया बाइनोमियल। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें भी अप्लाई करेंगे और आसानी से निकल जाएगा हमारा। ए जो है पहले सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जो है डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ऐड कर देंगे उस वैल्यू को, जितना भी वैल्यू हमारा निकलते जा रहा है उस सभी वैल्यू को ऐड करते चलेंगे। बी को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, बी को डी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा। अब ये वैल्यू को जो है अगर लाइक टर्म हमें देखने को मिलेगा तो उसे हम लोग ऐड कर देंगे, और इसे हम लोग जो नाम से जानते हैं उसे हम लोग हॉरिजेंटल मेथड नाम से जानते हैं, यानी सीधा एक ही लाइन में सॉल्यूशन करते चले जाना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, हमारा जो टर्म निकल कर आया वो यहाँ पे ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसमें जो जो लाइक टर्म्स होगा उसे हम लोग ऐड कर देंगे, या फिर सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अंत में हमारा आंसर जो है इतना निकल कर आ गया। अब दूसरा मेथड देखो, जब दो बाइनोमियल दिया रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसे हम लोग कॉलोमन मेथड से भी बना सकते हैं। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन मेथड तुम टू और थ्री को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके पहले पढ़े हुए हो, सेम वैसे ही तुम बायनोमियल के केस में भी कर सकते हो, उसे हम लोग कॉलोमन मेथड के नाम से जानते हैं। जैसा कि तुम्हें फिगर जो नीचे दिया गया है उसमें तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे दूसरा बायनोमियल दिख रहा है। पहले में हम लोग 7x से ये दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है, सॉरी, पहले में तुम्हें क्या करना है, पहले तुम मल्टीप्लाई करते थे जैसे टू थ्री, थ्री टू, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे, तो उसमें क्या करते थे, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते चलते थे। लेकिन जब तुम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में मल्टीप्लाई करने आओगे तो उस केस में तुम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना चालू करोगे। जैसे यहाँ पे देखो 5x² जो है 5x, ये वैल्यू तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और यही वैल्यू तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। और फिर जिस तरीके से तुम पहले जैसे मान लो 2 3 + 5 6 आया, तो यहाँ से तुम लिखना चालू करते थे, और फिर यहाँ आकर खत्म करते थे इस तरीके से, यहाँ पे एक वैल्यू छोड़ते थे, उसी तरीके से अब लेफ्ट हैंड साइड में एक छोड़ेंगे और इधर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। समझ में आया? और इसमें जो भी लाइक टर्म होगा उसे हम लोग जो भी सब्सट्रैक्ट ऐड जो भी करने के लिए बोला जाए उसे हम लोग ऐड कर देंगे, और अंत में हमें आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसे हम लोगों ने कवर करा दिया है। अब तुम्हारा काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसे तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल का ग्रुप, कॉलेज कोचिंग ग्रुप जितना भी है उसमें शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, ऐसी और भी इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो। तब तक के लिए जुड़े रहो।